सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि कहानी टूटना की संवेदना को समझाइए। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि उस उत्तर को किस तरीके से लिखना है, और साथ ही साथ उसके पहले हम एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यतः हम टूटना कहानी को ही समझने की कोशिश करेंगे। टूटना कहानी देखिए राजेंद्र यादव जी ने लिखी है और वो इस एक दुनिया समानांतर से संबंधित है। ये पुस्तक आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत प्रेस्क्राइब्ड किताब है ये। और कृपया करके आप प्लीज़ ये किताब खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। किताब के अंतर्गत जो जो कहानियाँ हैं उसे पढ़िए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले वीडियोस में ये चीज़ बता दी है कि सेक्शन बी, पेपर 2 के अंतर्गत सेक्शन बी में आपको कुछ पंक्तियाँ यूपीएससी पूछती है और वो पंक्तियाँ पहचाननी होती है कि किस कहानी, किस उपन्यास, किस नाटक से लिया गया है, और उसके पश्चात आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। कुल मिलाकर ये है। तो प्लीज़ आप ये किताब खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो देखिए अभी एक कंसेप्ट डिस्कशन करते हैं कि टूटना कहानी की संवेदना क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें दिख रही होंगी। एक मिनट, शायद नहीं दिख रही होंगी, मैं कैमरा सही कर लेता हूँ। जी हाँ, दिख रही होगी। देखिए कहानी टूटना, जिस प्रकार से मैंने बताया, राजेंद्र यादव जी की कहानी है ये, और बेहद ही प्रसिद्ध कहानी है टूटना। टूटना, इस कहानी में सबसे पहले तो आप प्रमुख पात्र समझिए। संवेदना समझने से पहले प्रमुख पात्र 3 हैं: किशोर, लीना और दीक्षित। तो देखिए जो दीक्षित जी हैं वो काफ़ी बड़े पद पर सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। लीना उनकी पुत्री है, ठीक है। और किशोर बहुत ही कमज़ोर वर्ग, या यूँ कहिए कि आर्थिक स्थिति जैसी कमज़ोर है, उस परिवार से संबंध रखता है एक, लेकिन है बड़ा होनहार छात्र। विश्वविद्यालय में इसका काफ़ी नाम है क्योंकि ये पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। और लीना किशोर से कक्षाएं लेती है। किशोर उसे कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाता है लीना को, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की हेल्प करने के लिए। तो लीना किशोर से पढ़ती है, किशोर उससे घर आता है लीना को पढ़ाने के लिए, और इसी पढ़ाई के अंतर्गत लीना को किशोर से प्रेम हो जाता है। तो अब दीक्षित जी इस बात को मानने के लिए तो कभी तैयार होंगे नहीं कि किशोर और लीना की शादी हो जाए, जबकि दीक्षित जी समझते हैं कि किशोर काफ़ी मेहनती लड़का है, दीक्षित जी उसकी काफ़ी इज्जत भी करते हैं। लेकिन फिर भी वर्ग विभेद है और लीना इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। तो लीना क्या करती है कि किशोर के साथ भाग कर विवाह कर लेती है। भागकर इन दोनों का विवाह हो गया और दीक्षित जी ने अपना भी लिया, भले ही रूखे मन से अपनाया, लेकिन अपना लिया किशोर को। इसके पश्चात क्या होता है, किशोर और लीना दोनों ही अलग शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। किशोर को हमेशा से ही ये लगता है विवाह होने के पश्चात भी कि लीना कहीं ना कहीं उसके लिए नहीं बनी है। किशोर में कुंठा है, उसका मन हमेशा कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त रहता है कि लीना जिस वर्ग से आती है, जिस परिवार से आती है, वो कहीं ना कहीं किशोर के लिए उचित नहीं है। किशोर के मन में ये हमेशा से एक भाव मौजूद है, भले ही वो कितना भी छोटा है, लेकिन एक भाव मौजूद है, और ये भाव आगे जाकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ जिस विश्वविद्यालय में अभी किशोर की नौकरी लगी है, जो दोनों ही किशोर और लीना अलग शहर में अब रह रहे हैं, वहाँ पर उसकी पहचान एक और व्यक्ति से होती है। उसी का हम उम्र है मेहता। और मेहता क्या करता है, मेहता अब किशोर के घर में लीना को अंग्रेज़ी पढ़ाने आता है, साथ ही साथ कई बार उसके साथ बैडमिंटन भी खेलता है। मेहता की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। किशोर को इससे भी एक शिकायत है कि उसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो ये भी कुंठा उसमें रहती है। भले ही वो पढ़ाई में कितना भी होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी थोड़ी सी तंग है, और ये भी कुंठा का एक कारण बनता है। मेहता की अंग्रेज़ी अच्छी है, मेहता लीना को अंग्रेज़ी पढ़ाने आता है, मेहता लीना के साथ कई बार बैडमिंटन भी खेलता है। और इसी बीच में कई बार किशोर और मेहता की तो मत ही कहिए, लेकिन किशोर फिर भी नोक झोंक जिसे बोलते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स के अंतर्गत उतर आता है। उसे मेहता की कई बातें पसंद नहीं आती है, और यही चीज़ें किशोर के मन में एक शक का विकास करती है। शक जो रहता है उसकी बुनावट किशोर के मन के अंतर्गत होती है। और आप देखेंगे कहानी जब आप पढ़ेंगे
तो कहानी के मध्य में ये चीज़ होती है कि किशोर और लीना अलग रहने लग जाते हैं। लीना ये कहती है कि अब किशोर, क्योंकि तुम्हारे मन में जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। मेरे और जो लीना और मेहता के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन किशोर, लीना ये कहती है कि किशोर ये चीज़ समझ नहीं पाएगा क्योंकि किशोर के मन में अब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और बेहतर होगा कि अब वो अलग रहें। इसके पश्चात वो अलग रहने लग जाते हैं। कहानी कुछ आगे बढ़ती है और ये दिखाया जाता है कि किशोर अब बहुत ही बड़े किसी प्राइवेट फर्म में, निजी कंपनी के अंतर्गत बहुत बड़े पद पर अब पहुंच गया है, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया किशोर। कहानी करीबन 10 या 20 साल अब आगे की है। इसके पश्चात 10-20 साल से दोनों ही, किशोर और लीना, साथ में नहीं रहते। तो ये कहानी अब तब की है जब किशोर को लीना का एक खत मिलता है कि क्या हम वापस सब कुछ भुलाकर क्यों नहीं चीज़ें वापस से शुरू कर सकते हैं। तो किशोर अब ये चीज़ें सोच रहा है। फ्लैशबैक में ये सब चीज़ें हमें दिखती है कि किस तरीके से किशोर और लीना अलग हुए हैं, किस तरीके से किशोर के मन में हमेशा से कुंठा रही। और ये भी कहानी के मध्य के अंतर्गत दिखाया जाता है कि वो हमेशा ही, जो किशोर हमेशा अपने आप को दीक्षित से कंपेयर करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो दीक्षित की तरह बने या दीक्षित से भी बड़ा बने, उसे हमेशा से उसके मन के अंतर्गत ये भाव रहता है। तो जैसे वो कभी किसी प्लेन में बैठता है, हवाई जहाज़ में बैठता है, तो वो चढ़ने से पहले ये सोचता है कि क्या दीक्षित तुम कभी इस तरीके के प्लेन में या इस तरीके के जहाज़ पर चढ़े हुए भी हो। आज देखो मैं तुमसे कितना बड़ा बन गया हूँ। जब वो कोई नई कार खरीदता है, कोई मोटर गाड़ी खरीदता है, तब भी उसके मन में ये भाव आता है कि दीक्षित क्या तुम्हारे पास कभी इस प्रकार की कार हो भी सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो वो जब भी अपने किसी भी सहकर्मचारी या जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो उसके नीचे जो कार्य करते हैं, उन्हें जब डांटता है, अपने कर्मचारियों को जब डांटता है, तब भी उसके मन में ये भाव आता है कि यदि दीक्षित होता तो किस तरीके से डांटता, मुझे उससे भी ज़्यादा बढ़ के डांटना है। तो हमेशा ही अपने आप को दीक्षित से कंपैरिजन करता रहता है और दीक्षित से बड़ा बनने की कोशिश करता है। चाहे वो हो कितना भी बड़ा गया हो, लेकिन हमेशा उसके मन में ये चीज़ें कुंठाग्रस्त रहती है और इसी कुंठा के चलते वो अपने आप को दीक्षित से बड़ा बनाने की कोशिश करता रहता है। तो कहानी में अब अंत में यही दिखाया जाता है कि किशोर के हाथ में लीना का वो पत्र है और उसे ये भी पता चल जाता है कि दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रहे, दीक्षित का देहांत हो गया है। और किशोर इसी ही उधेड़बुन में है कि क्या वो लीना के उस पत्र को स्वीकार कर ले, जिस तरीके से लीना ने कहा है कि क्यों ना हम एक वापस सब कुछ भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। और बस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो देखिए आखिरकार राजेंद्र यादव जी इस कहानी के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। तो कुछ प्रमुख मूल्य हैं जो इस कहानी में जुड़ते हैं और यही जो आज का प्रश्न है, कहानी टूटना की संवेदना को समझाइए, तो आपको यही मूल्य समझाने पड़ेंगे कि राजेंद्र यादव जी आखिरकार समझाना क्या चाह रहे हैं इस कहानी में। तो देखिए राजेंद्र यादव जी ये बता रहे हैं कि प्रेम विवाह के अंतर्गत भी किस तरीके से बेमेल विवाह सामने आता है, कि प्रेम विवाह में भी यदि वर्ग विभिन्नता या जो वर्ग विभेद है वो अगर होगा तो वो प्रेम विवाह नहीं रहेगा, उसमें भी टूटन आ जाएगी। टूटना जो इस कहानी का शीर्षक है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो वो ये दर्शा रहे हैं कि प्रेम विवाह में भी बेमेल विवाह सामने नज़र आता है। यदि आप प्रेमचंद की किताब पढ़ेंगे, जो प्रेम मंजूषा है, उसमें एक कहानी है जिसका शीर्षक है नया विवाह। तो जब आप ये नया विवाह की कहानी पढ़ेंगे तो इसमें प्रेमचंद जी ने भी बेमेल विवाह की समस्या को दर्शाया है। लेकिन जो ये बेमेल विवाह है वो आयु विभिन्नता जो होती है, यानी कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, 60 उम्र का व्यक्ति जब 18 वर्ष की लड़की या 16 साल की लड़की से शादी करता है तो उस समस्या को वो बेमेल विवाह बताते हैं प्रेमचंद जी। लेकिन राजेंद्र यादव जी एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कि प्रेम विवाह में भी, क्योंकि किशोर और लीना तो हम उम्र ही हैं, प्रेम विवाह में भी किस प्रकार से बेमेल विवाह की समस्या आ जाती है, क्योंकि वर्ग विभेद है, वर्ग विभिन्नता है और उसके चलते पूरा का पूरा जो उनका रिश्ता है वही कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आता है। तो ये समस्या दिखाते हैं राजेंद्र यादव जी। उसी तरीके से राजेंद्र यादव जी जो ये कहानी है वो कोई कल्पना पर आधारित नहीं है, वो वास्तविकता पर आधारित है। कल्पना नहीं है, वो वास्तविक है। ये आप चीज़ वास्तविक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। तो राजेंद्र यादव जी उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, ये मूल्य यहाँ पर है, यानी कि भोगा व यथार्थ जो कि नए कहानी का एक प्रमुख बिंदु है, प्रमुख पहलू है, उसे इस कहानी का एक प्रमुख अंश बनाया गया है। जो मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि नई कहानी में जो नई कहानी की संवेदना है वो इसी से जुड़ती है, भोगा हुआ या जो यथार्थ है वो होना चाहिए। इसी तरीके से राजेंद्र यादव जी ये भी दर्शाते हैं
कि जो मध्य वर्ग है, क्योंकि किशोर एक मध्य वर्ग से संबंध रखता है, मध्य वर्ग में हमेशा अनिर्णय या निर्णय लेने की अस्पष्टता हमेशा ही विद्यमान रहती है। मध्य वर्ग हमेशा ही समस्या से ग्रसित रहता है कि वो निर्णय नहीं ले पाता। किशोर की एक पंक्ति भी है इस कहानी के अंतर्गत कि लीना जिस वर्ग से आती है उस वर्ग में निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि परिस्थितियों पर नियंत्रण उनका होता है। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनका परिस्थितियों पर, आप आसपास की परिस्थितियों पर नियंत्रण होता है और इसलिए वो निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं, जबकि मध्य वर्ग के साथ ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये जो अनिर्णय की समस्या है मध्य वर्ग के अंतर्गत, उसे भी राजेंद्र यादव जी हाईलाइट करते हैं यहाँ पर। तो वहीं साथ ही चरित्रों के अंतर्गत, चरित्रों में किस तरीके से नायक व खलनायक दोनों का ही मिश्रण है, वो भी यहाँ पर राजेंद्र यादव जी काफ़ी बेहतरीन रूप से उभारते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप किशोर को देखेंगे तो देखिए, किशोर अपनी मेहनत से ही इतना बड़ा बनता है, तो वो मेहनती है, उसमें साहस का भाव है, लेकिन वो कुंठाग्रस्त भी है और इसी कुंठा से वो जो अपना दाम्पत्य जीवन होता है उसे कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है। लीना के साथ वो अन्याय करता है। तो ये जो बता रहा है कि चरित्र के अंतर्गत नायक और खलनायक दोनों का ही पक्ष होता है, वो भी राजेंद्र यादव जी ने उभारा है। साथ ही समस्याएं जो रहती है मध्य वर्ग की या किसी भी व्यक्ति की, वो हमेशा जस की तस बनी रहती है, समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इस मूल्य को भी राजेंद्र यादव जी सामने ला रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किशोर की समस्याएं पूरी कहानी में वैसी की वैसी ही बनी रहती है, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही, चाहे वो आरंभ में देखें या चाहे अंत के अंतर्गत देखें। तो ये इस पूरी कहानी की संवेदना है। तो जो आप उत्तर लिखेंगे जब कहानी टूटना की संवेदना को समझाइए, तो देखिए आंसर लिखने के लिए, उत्तर लिखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बेहतरीन इंट्रोडक्शन दीजिए। आरंभ आपका अच्छा होना चाहिए, आपको दर्शाना पड़ेगा कि राजेंद्र यादव जी किस तरीके से नई कहानी के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखे जाते हैं, नई कहानी के शिखर पुरुष के रूप में देखे जाते हैं। उन्हीं कुछ कहानियों को बताइए और थोड़ा सा टूटना की संवेदना को दर्शाइए कि किस तरीके से टूटना की संवेदना वर्तमान समय की परिस्थितियों को ही दर्शाती है। जो मध्य वर्ग जिस समस्या से गुजर रहा है उसे ही वो सामने लेकर आती है। इसके पश्चात आप आप संवेदना को दर्शाइए कि संवेदना के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु अभी हमने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से प्रेम विवाह के अंतर्गत बेमेल विवाह सामने नज़र आता है और उससे रिश्ते टूटते हुए दिखते हैं, वो बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि चरित्रों में किस तरीके से नायक और खलनायक के पक्ष को राजेंद्र यादव जी उभारते हैं। साथ ही ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि समस्याएं कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, समस्याएं हमेशा ही पूरी कहानियों में बनी हुई है और वो कहानी के अंत में भी नज़र आती हैं। साथ ही मध्य वर्ग में जो अनिर्णय की क्षमता है, अनिर्णय की समस्या जो है वो दर्शाइए, वो भी संवेदना का एक प्रमुख बिंदु है। और इसके साथ साथ क्योंकि कहानी टूटना की संवेदना तो पूछ रहा है, तो साथ ही साथ आप एक पंक्ति शिल्प की भी जोड़िए कि शिल्प किस तरीके का है इस कहानी में। तो आप शिल्प के अंतर्गत दर्शाइए कि कथानक टूटता हुआ नज़र आता है। साथ ही विरोधाभास शैली, फ्लैशबैक का उपयोग, सूत्र शैली, कुछ इस प्रकार के तत्व राजेंद्र यादव जी ने उपयोग किए और ये बेहद ही संक्षिप्त में बताइए, एक पैराग्राफ काफ़ी होगा। आप इसका कंपैरिजन करवाइए प्रेमचंद जी की कहानी से, नया विवाह से, कि जो नया विवाह में जो बेमेल विवाह नज़र आता है वो तो आयु विभिन्नता के कारण है, लेकिन यहाँ पर वर्ग विभेद के चलते राजेंद्र यादव जी बेमेल विवाह दर्शा रहे हैं जो एक कदम आगे है। और प्रासंगिकता दर्शाइए कि किस तरीके से वर्तमान समय में भी ये चीज़ प्रासंगिक है, क्योंकि जो डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं आज के समय में, तलाक के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मध्य वर्ग के अंतर्गत जो तलाक के केसेस नज़र आते हैं बढ़ते हुए, उसमें कहीं ना कहीं यही समस्या दिखती है। और इस तरीके से आप बताइए कि आज भी ये कहानी प्रासंगिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।